नमस्कार विद्यार्थियों का स्वागत है बाल विकास के चैनल पर। और आज टॉपिक है लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 6 हम पहले कर चुके हैं और लेसन 5 आज कर रहे हैं और टॉपिक है प्रवास। लेसन 5 की ये पहली वीडियो है और आज हम लेसन नंबर 5 कर रहे हैं। इसके पार्ट नंबर 1 है। करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टार्ट में प्रवास की आप मैं बताऊं परिभाषा, उससे पहले करते हैं बात। एक महान विद्वान हुए थे बॉब। कौन होते? बॉब। वो क्या बोलते हैं? मानव अथवा समूह द्वारा मूल स्थान त्याग कर अन्यत्र जाकर निवास करना परवसन है। देखिए परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है जब क्या होता है, मानव किसी कारण से अपना मूल स्थान छोड़ देता है और वह कहीं अन्य स्थान पर जाकर बस जाता है, क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। प्रवास में आप जानते हैं वर्तमान समय में ऐसे हालात बन रहे हैं कि आदमी जहां पर निवास करता है उसकी वहां पर राजनीतिक कारणों से, सुरक्षा कारणों से, आर्थिक कारणों से, शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण उससे अपना वो मूल स्थान छोड़ना पड़ता है और वह अपना मूल स्थान छोड़कर ऐसे स्थान पर जाता है जहां उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं कि आज देखिए किसी आदमी को कोई बीमारी, गंभीर बीमारी हुई और उसे ध्यान है कि इस बीमारी का इलाज किसी अन्य देश में है या अन्य राज्य में है, तो क्या करेगा? अन्य राज्य में जाकर रहेगा। अथवा आज के टाइम में रोजगार, आप किसी भाई बंधु या परिवार में किसी का चयन है, वो मान लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो जाए और उसे ड्यूटी मिलती है मान लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही अथवा अन्य स्थान पर, तो वह आप बताइए क्या वह बात नहीं रहेगा या वहां बसेगा? तो आप बताओ होगा हाँ, वह अपने नौकरी के कारण अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं अन्य जिले में जाएगा जहां उसकी क्या ये ड्यूटी आई है। तो ये क्या कहलाएगा? परवसन या प्रवास कहलाएगा। इसमें क्या होगा, वह व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ देगा और वह अन्य स्थान में क्या करेगा? बस जाएगा। देखिए ये बसना भी क्या है, आवश्यक नहीं है ये बसना कोई स्थायी हो। ये बसना भी अनेक प्रकार का हो सकता है वह लंबे टाइम के लिए या स्थायी रूप से वहीं बस जाए अथवा यह कुछ समय के लिए। इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे आगे। इसके आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बात बोली है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बात बोली है कि क्या बोली है कि परवसन क्या होता है? दो अलग अलग प्रकार की भौगोलिक इकाइयों के मध्य होता है और इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक इकाई का व्यक्ति अन्य इकाई में जाकर बस जाता है, तो इससे क्या बोलेंगे? परवसन कहते हैं। तो परवसन की परिभाषा आपको हो चुकी है, आप जो चाहें तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार पहला है उत्प्रवास। कौन सा है? उत्प्रवास। ये कौन सा है? आप्रवास। पहला है उत, कौन सा है? आप्रवास। उत्प्रवास क्या है? देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत मतलब उठना। क्या होता है? उठना। इसमें क्या होगा, इस समय व्यक्ति अपना जो मूल स्थान है वह हमेशा के लिए त्याग देगा अथवा एक समय के लिए त्याग देगा और किसी अन्य देश में या शहर में, जिले में जाकर बस जाता है। मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र जाकर बस जाना क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। आप नाम क्या है? आप्रवास। आ मतलब आना। जब क्या होगा, कार्य स्थान से दोबारा मूल निवास की ओर, मूल निवास आकर
बस जाना। इसमें क्या होगा, जहां व्यक्ति कार्य कर रहा है, या आप जॉब कर रहे हो या स्वास्थ्य शिक्षा किसी भी कारण से आपने अपना शहर छोड़कर गांव छोड़कर कहीं अन्य जगह बस गए हो, और क्या है अब दोबारा से आप उसी गांव में या शहर में दोबारा से आ रहे हो, तो क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा। अब नेक्स्ट है प्रवास के पक्ष। प्रवास के पक्ष, प्रवास के पक्ष। पहला है देश पक्ष। नाम क्या है, देश पक्ष। अब देखिए इसमें भी कुछ तय बताए गए हैं कि आपका जो प्रवास है वो अंतरराष्ट्रीय है, अंतरदेशीय है, अंतरराज्य है, अथवा राष्ट्रीय या स्थानीय। देखिए इसमें बताया गया है कि आपका जो प्रवास है वो कौन किस टाइप का है। अंतरराष्ट्रीय मीन्स आपने अपना एक लंबे दूरी के या अलग महाद्वीप में अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। उदाहरण के लिए आप इंडिया में हो, मीन्स एशिया महाद्वीप में हो, और आप इसको छोड़कर इंग्लैंड चले गए, मतलब आपने यूरोप महाद्वीप में एंट्री कर ली, तो ये अंतरराष्ट्रीय में आएगा। एक अंतरदेशीय कि आपने नजदीकी देशों में इंडिया से वहां नेपाल मलेशिया वहां तक गए हो, इसमें आएगा। अंतरराज्य क्या होगा, आप राजस्थान से गुजरात आ गए हो, पंजाब आ गए हो। स्थानीय क्या होगा कि एक राज्य के अंदर अंदर आप अपने प्रवास को चेंज कर रहे हो, तो वो स्थानीय कहलाएगा। दूसरा पक्ष कौन सा है, काल पक्ष। स्थायी, मौसमी, या दैनिक। स्थायी में होता है आपने अपना प्रवास है वो फिक्स रूप से या परमानेंट रूप से कर लिया है, तो वो स्थायी कहलाएगा। मौसमी मतलब है कुछ समय के लिए। इसमें देखो मौसमी के अंदर साल आ सकता है, मासिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। इसमें वार्षिक हो सकता है कि आपने प्रवास कुछ सालों के लिए किया है, मासिक हो सकता है कुछ महीनों के लिए किया है, या साप्ताहिक कुछ सप्ताहों के लिए आपने प्रवास किया है, वो साप्ताहिक में आएगा। नेक्स्ट कौन सा है, दैनिक। इसमें क्या होगा कि आप अपने कार्य के लिए अपने गांव से नजदीक शहर में, नजदीक गांव में, नजदीक मंडी में, या कहीं आप अपने कार्य के लिए कहीं जा रहे हो, तो क्या कहलाएगा, वो इसका दैनिक पक्ष कहलाएगा। तो ये था प्रवास का दूसरा पक्ष, काल पक्ष। अब बात करते हैं प्रवास के तीसरे पक्ष के बारे में। पक्ष नंबर 3, कारण पक्ष। कौन सा, कारण पक्ष। कि आपने प्रवास क्यों किया है, इस प्रवास के पीछे क्या कारण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, राजनीतिक या रोजगार, ठीक है। तो आपने अपना प्रवास किस कारण से किया है। शिक्षा मतलब आपको अधिक पढ़ाई करनी थी, तो आपने क्या किया, अपना प्रवास चेंज कर लिया। अथवा स्वास्थ्य, जहां आप निवास कर रहे हो वहां का जो क्लाइमेट है वो आपके स्वास्थ्य के सुटेबल नहीं है, और अगर आप वहां रहते हो तो आप अधिक बीमार पड़ जाओगे, इसलिए हमने क्या किया, अपना प्रवास चेंज कर लिया। सुरक्षा, आप लगता है आप ऐसे इलाके में निवास करते हैं जहां पर बाढ़ का खतरा है, हमले का खतरा है, या आपका वहां माहौल ऐसा बन गया है कि आपके परिवार को वहां सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो उस कारण से आप चेंज कर सकते हो। राजनीति क्या है, अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हो, अथवा आपको सरकार ने वहां से निकालने का ऑर्डर दे दिया है। रोजगार, सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति अधिकांशतया रोजगार के कारण ही अपना प्रवास करता है। कि आप जिस इलाके में निवास करते हो उस इलाके में क्या है, आपके लायक कोई जॉब नहीं है,
अथवा आपको रोजगार नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, वहां से प्रवास कर लिया। कारण नंबर 4, पक्ष नंबर 4, संख्या पक्ष। देखो नाम जब संख्या मतलब नंबरिंग होगी, और यहाँ नंबरिंग क्या होगी, व्यक्तियों पर होगी। तो प्रवास हुआ है वो कुछ एक व्यक्तियों का हुआ है, या पूरे परिवार का हुआ है, या पूरे गांव का हुआ है। तो ये यहाँ संख्या पक्ष से बताती है कि प्रवास के अंदर कितने लोगों ने अपना इलाका या एरिया चेंज किया है। पांचवा पक्ष है संख्या पक्ष। कौन सा है, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष। और ये प्रवास जो हुआ है वो क्या है, स्थायी या अस्थायी। आप जानते हो जो व्यक्ति अपना प्रवास चेंज करता है, या तो वो स्थायी रूप से स्थायी में सकता है हमेशा के लिए, और ये कुछ समय के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए। तो ये था इसका पांचवा पक्ष, स्थिरता पक्ष। और आप इस तरह से इसके 500 पक्ष पढ़ चुके हैं और बढ़ते हैं आगे। तो प्रवास चल रहा है। नेक्स्ट है स्थानांतरण। स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के प्रकार आपको मैं इसकी परिभाषा बता दूंगी। प्रवास वाले सेम टू सेम तो परिभाषा आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जब क्या हो, जब आप अपने प्रवास का या जो निवास उसका बदलाव करते हैं किसी भी कारण से, किसी वजह से, या कितनी संख्या में, तो वो स्थानांतरण कहलाएगा। उसके प्रकार हैं वो पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, इसमें क्या होगा, इसमें जो स्थानांतरण होगा वह विश्व लेवल पर होगा। इसमें क्या होगा, जो प्रवास होगा वो बहुत बड़ी संख्या होगा, और आप अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश जाकर बस जाते हो, तो क्या बोलोगे, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण बोलोगे। इसके कुछ प्रकार हैं, उनको पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख स्थानांतरण के बारे में करते हैं बात। टॉपिक नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख स्थानांतरण। विश्व के प्रमुख स्थानांतरण पहला है यूरोपीय स्थानांतरण। इसमें क्या होगा, आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड बहुत सारी कंट्री आती है जिनको आप यूरोपियन कंट्री मान सकते हैं। आप जानते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देश ने दूसरे महाद्वीपों की ओर बढ़ने लग गए थे, और वे वहां जाकर देखिए इनका शुरुआत में क्या था, मकसद सिर्फ व्यापार करना, और ये व्यापार के उद्देश्य से पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे, और इन्होंने वहां से व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की। उसके पश्चात मौका पाकर यूरोपीय लोगों ने अपने अलग अलग देशों में अपना कब्जा भी कर लिया, जहां पर इन्होंने लंबे समय तक राज भी किया था। अब इस प्रवास को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रवास, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय प्रवास। देखिए इन दोनों प्रवासों के अंदर कुछ अंतर है। देख नाम क्या है, उष्ण मतलब गर्मी वाले इलाके हैं। तो आप सोचिए कि यूरोप वाले लोग इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए आए होंगे, नहीं। इस इलाके में यूरोपीय लोग स्पेशली व्यापार के लिए और गुलामों के लिए और अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए यहाँ पर आए थे। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें एशिया महाद्वीप के लिए शामिल है, इसमें उत्तरी अमेरिका, वे दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय प्रदेश। इन इलाकों में मसालों के लिए, जेवरात के लिए, खनिजों के लिए, अन्य कारणों से यहाँ पर यूरोपीय देशों के लोग यहाँ आए थे
और बाद में क्या हुआ, यहीं पर ही बस गए। तो ये था उष्णकटिबंधीय प्रवास। ये कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय, लेकिन नाम क्या है, शीतोष्ण। ये इलाके हल्के से गर्म थे और ये ठंडे इलाके थे। अब जानते हो यूरोपीय लोग अपने आप को ठंडे इलाके में निवास करना क्या है, पसंद करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देश क्या है, शामिल है। तो इन देशों में यूरोपियन लोग स्थायी रूप से बस गए थे। अगर बात करें तो शुरुआत में ये लोग बहुत कम आए थे और लगभग 1840 से 1915 के बीच लगभग 40 करोड़ यूरोपियन, कितने, 40 करोड़ यूरोपियन इन देशों में आकर बस गए। इन देशों में क्या हो गए, बस गए। देखिए यूरोपियन स्थानांतरण को दो भाग में बांटा गया है कि उष्ण और शीतोष्ण, और सर्वाधिक है, सर्वाधिक ये 1840 से 1915 के बीच ये 40 करोड़ की संख्या में इन देशों में आकर बस गए थे। ये था यूरोपियन स्थानांतरण। दूसरा है, बात करें एशियाई स्थानांतरण। कौन सा है, एशियाई स्थानांतरण या एशिया देशों से स्थानांतरण। अब देखिए आवश्यक तो आप सोच लेंगे कि एशिया वालों ने पता नहीं कहां कब्जा कर लिया होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हुआ क्या था, यहाँ के लोगों ने, आप जानते हैं, धर्म के प्रचार के लिए अथवा अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए, इसके अलावा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, आप जानते हैं प्राचीन समय से ही भारत के राजा लोगों ने या राजाओं ने अपने इलाके का विस्तार करने के लिए नजदीकी इलाकों को जीतना शुरू किया था। आप जानते हैं टाइम ऐसा टाइम था, भारत की सभ्यता इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड तक भारत में पहुंच गई थी। और कारण क्या था कि भारतीय राजाओं ने यहाँ के राजाओं को परास्त भी किया था। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के कंट्रीज है, चीन, भारत, जापान, यहाँ क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक है। तो क्या हुआ, यहाँ के जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण, मेन क्या है, जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ के कंट्री ने क्या किया, अपने लोगों को अन्य छोटे छोटे देशों में जाकर बसने की सलाह दी। तो यहाँ के लोग क्या हुए, एशिया के छोटे छोटे देश, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों में क्या हुए, बस गए। आज आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर आपको इंडियन लोग ना मिले। इसके अलावा धार्मिक प्रचार, आप जानते हो बौद्ध धर्म का प्रचार या बौद्ध धर्म उद्भव नेपाल में हुआ था, परंतु महात्मा बुद्ध का जीवन है वो अधिकांशतः भारत में ही बीता था। और इसी कारण क्या है, बौद्ध धर्म का जनक है भारत माना गया है। और यहां से बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, स्पेशली कौन हुए, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, चीन, वियतनाम और बहुत सारे अन्य कंट्रीज में अपने अनुयायी या दूतों को भेज दिया था ताकि वहां पर धर्म का प्रचार हो। इसके अलावा व्यापार भी करना है, व्यापार। और नंबर 4 शिक्षा। आप जानते हैं कि प्राचीन में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पढ़ने के लिए दूसरे देशों से या दूर दूर से विद्यार्थी आया करते हैं। तो इन सब कारणों से क्या है, एशियाई देशों में क्या होता, प्रवास हुआ था। तो ये थे दो प्रमुख प्रकार के प्रवास। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय स्थानांतरण। राष्ट्रीय स्थानांतरण, इसको भी अगर दो भाग में बांटा गया है। नंबर 1 अंतरराज्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति अपना राज्य छोड़कर अन्य राज्य में जाकर बस जाता है, निवास करता है, उसे क्या बोलेंगे, अंतरराज्यीय स्थानांतरण कहेंगे। इसमें होता क्या है, व्यक्ति शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि कारणों से क्या है, अपना राज्य छोड़ देता है और नजदीकी राज्यों में जाकर बस जाता है ताकि वह वहां पर जाकर अपने जीवन स्तर को सुधार सके, अपने सर्वांगीण विकास कर सके। इसलिए क्या व्यक्ति अपना राज्य छोड़ देता है। इसके अलावा स्थानीय स्थानांतरण, स्थानीय स्थानांतरण ये क्या होता है, व्यक्ति अपने नजदीकी गांव, शहर, ढाणी या कस्बे की ओर जाता है और वहां पर अपना रोजगार करता है और
हर रोज या साप्ताहिक वापस अपने गांव की ओर लौट आता है। इसके अंदर कारण सेम ही है। और आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जानते भी है कि बहुत सारे बच्चे अनूपगढ़ के अंदर नजदीक गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। तो वो किस में आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, वो स्थानीय में आएगा। क्योंकि आप नजदीक गांव से आ रहे हो यहाँ पर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो क्या कहलाएगा? स्थानीय स्थानांतरण कहलाएगा। तो ये था राष्ट्रीय स्थानांतरण के दो प्रकार, अंतर्राज्यीय और स्थानीय स्थानांतरण। इसके बारे में आपको ध्यान पड़ गया होगा। अब पढ़ते हैं प्रवास के परिणामों को। प्रवास के परिणाम, प्रवास के परिणाम। नंबर 1, नगरों में वृद्धि। ये कि जो नगरीय विस्तार है वो अधिक बढ़ जाता है, नगरों का विस्तार अधिक हो जाता है। तो सत्ता क्या है कि नगरों में मकानों की मांग बढ़ती है, तो क्या होता है नजदीक जो गांव है, इलाके हैं, उनको नगरों में शामिल कर लिया जाता है। नंबर 2, संस्कृति का प्रचार व परिवर्तन। देखिए जब आप अपना इस मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर आते हैं तो हम देखते हैं सबसे अधिक क्या होता है? संस्कृति का प्रचार होता है। आप देखिए अगर आप ऐसे मोहल्ले में निवास करते हैं, गांव में करते हैं जहां पर अलग अलग संस्कृति को, त्योहारों को मनाने वाले लोग रहते हैं, तो आप देखते हो आप उनके त्योहार को बड़े गौर से देखते हो, या उनके रीति रिवाज है, विवाह है, शादी हुई है, उनको आप गौर से देखते हो कि इनका किस तरह हो रहा है। इसमें हुआ क्या? संस्कृति का प्रचार हो रहा है। अब इसमें बदलाव कैसे होगा? तुम देखते हैं कि हम अपने त्योहारों में या रीति रिवाजों में क्या है, वहां के लोगों की जो बातें हैं या संस्कृति है उसको भी अपना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। खान पान, वेशभूषा और रहन सहन में परिवर्तन। रहन सहन में परिवर्तन। अब क्या है, आप करते प्रवास तो सबसे अधिक क्या है? आपके खान पान पर पड़ेगा प्रभाव। जहां आप अपने गांव में या अपने शहर में थे तब आपका खान पान कुछ अलग था, क्यों? फ्री थे। जब आप रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर आए हो तो आप क्या अपना खान पान चेंज करना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने टाइमिंग भी चेंज होती है। क्योंकि जब आप देखिए कभी आपको मौका मिले पढ़ने के लिए साउथ में, तमिलनाडु, चेन्नई, वहां पर, तो आप देखते हैं कि वहां पर आप देखते हैं हॉस्टल के अंदर क्या होता है कि चावल और मछली इत्यादि खाने मिलते हैं। तो वहां के अनुसार क्या है, अपने खान पान क्या है, चेंजिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा वेशभूषा, आप जिस जगह में जाते हो तो वहां पर आपको उसी प्रकार हेयर स्टाइल, ड्रेसअप, अपने शूज वगैरह, कटिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। तो उसमें क्या है? परिवर्तन होता है। रहन सहन, तो आपको अपने हैबिट्स है, जो आपकी कल्चर्स है, उनके अंदर क्या आपको चेंजिंग करना पड़ता है। नंबर 4, जनसंख्या दबाव। इसका क्या है? तो नगरों में क्या है? जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। नगरों में क्या है? लोग बढ़ेंगे, क्या होगा? जनसंख्या पर दबाव बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ेगी क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं बढ़ेगी। नंबर 5, बेरोजगारी। इससे क्या है? बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी क्या होगा? काम करने वाले ज्यादा हो जाएंगे और काम देने वाले क्या है? कम हो जाएंगे। तो क्या होगा? बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। 7वां, नंबर 6, गरीबी। इसमें क्या है? नगरों में हम देखते हैं गांवों की अपेक्षा नगरों में क्या है? गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार या अपने लेवल का काम नहीं मिलता। हमें कई बार अपने लेवल से भी क्या है, नीचे वाला काम करना पड़ता है। तो इससे क्या है? गरीबी में वृद्धि होती है। नंबर 8, नशे की प्रवृत्ति। इसमें क्या है? नगरों में नशे की जो प्रवृत्ति हो क्या है? बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के
जिनको आप जानते भी नहीं है, उनसे संपर्क होता है और वो हमें क्या है, नशे की ओर क्या करते हैं, धकेल देते हैं। तो उससे क्या है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नंबर 9, आवास समस्या। इसके अलावा क्या है, नगरों में सबसे क्या है, मकान की समस्या होती है। और आप देखते हैं कई बार ये होती है कि एक एक कमरे में 10-10 आदमियों को रहना पड़ता है और वहां पर हमें बड़ी मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। 10वां है प्रदूषण व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। इसका मतलब क्या है, नगरों में क्या है, पोल्यूशन अधिक होता है और उससे क्या होगा, आप जानते हैं जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव वो अच्छा नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रभाव गलत पड़ेगा। तो नगरों में क्या है, पोल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या है, नगरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए नगरों में पोल्यूशन को कम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास से कल्पना। मानव विकास से कल्पना। मानव विकास से कल्पना, इसके बारे में पहली बार जो अवधारणाएं हैं वो पेश की थी अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट पेश की। देखिए मानव विकास होता क्या है, इसमें मानव के विकास संबंधी बहुत सारे पक्षों को शामिल किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, इन सब पक्षों को मिलाकर रिपोर्ट का होता क्या है कि किस देश में कितना मानव का विकास हो रहा है। तो मानव विकास की रिपोर्ट के आधार पर 2013 के अनुसार, कि 2013 की आपकी बुक में रिपोर्ट दी गई है, उसमें इन देशों को 3 भागों में बांटा गया। उच्च मानव विकास दर वाले देश। नंबर 2 मध्यम मानव विकास दर वाले देश। तीसरा है निम्न मानव विकास दर वाले देश। उच्च में नॉर्वे, अमेरिका, फ्रांस, रशिया आदि आएंगे। मध्य में भारत, चीन आदि आएंगे। निम्न पाकिस्तान, अफ्रीका के देश आएंगे। इसमें आपको याद क्या करना है कि इसके अंदर फर्स्ट रैंक इसकी है वो है नॉर्वे की, और इंडिया है वो 138 पर है। और भारत में पहला कौन सा है, वो है केरल। इंडिया में कौन है, केरल है। भारत का रैंक कौन सी है, 138वां है। भारत का रैंक कौन सा है, 138वां। वर्ल्ड कौन सा है, नॉर्वे। तो यहाँ अपनी वीडियो एंड होती है। आपका पाठ है वो एक वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।